मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन रिव्यू न्यूज। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं जम्मू हाई कोर्ट के एडवोकेट अंकुर जी और भाजपा के युवा नेता। इनसे कुछ सवाल मैं करूंगा जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ही। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर इंडियन रिव्यू न्यूज पे, और आपसे पहले ये जानने का प्रयास करूंगा एक एडवोकेट से लेकर अब तक का जो आपका सफर रहा है एज ए पोलिटिकली, वो कैसा रहा? काफी फुलफिलिंग रहा है, काफी सेटिस्फैक्टरी रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें करने का प्रयास किया और इंडियन डेमोक्रेसी इतनी थ्राइविंग है, अपने इंस्टीट्यूशंस इतने सशक्त हैं कि एक आम व्यक्ति भी उन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और आपने देखा कि जितने भी हमारे प्रयास रहे वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, उनके माध्यम के द्वारा ही सफल हो पाए। तो काफी फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में वकालत का भी और राजनीति का भी, जम्मू कश्मीर के संबंध में भी। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से देश भर में भी मुद्दों के आधार पे हमारी जड़ें जो है संगठन की वो फैली। तो काफी फुलफिलिंग, काफी सेटिस्फाइंग। और अच्छा रोल आपका अब तक का जम्मू कश्मीर के लिए रहा है। बहुत से मुद्दे ऐसे थे जम्मू कश्मीर के ऊपर जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता था, और बड़े अच्छे बेटर तरीके से आपने इस जम्मू कश्मीर की हर गलत चीज को अच्छे तरीके से हाईलाइट करके सरकार को मजबूर भी किया और काफी मसले हल भी हुए। और अब आगे किस तरह का रोल जो आपका जम्मू कश्मीर के लिए रहेगा सर? नहीं, ये तो इवॉल्विंग सिचुएशन है हर व्यक्ति के लिए। वी आर ऑल्सो इवॉल्विंग। तो इसी दिशा में आगे चल के राजनीति के माध्यम से कानून के जरिए देश के और जन के हित में जो भी कर पाएंगे उसको करने का प्रयास रहेगा। इसी दिशा में आगे चलेंगे जिस दिशा में अभी तक चलते हैं। सर, भाजपा और कांग्रेस दोनों नेशनल पार्टीज हैं और उम्मीद बहुत ही भाजपा से भी जम्मू के लोगों को, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो जम्मू के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। बाहर के लोगों को ज्यादा चांसेस मिल रहा है। आप देख रहे हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो या अफसर बड़े बड़े जो भी हैं बाहर की अदर स्टेट के लगाए जा रहे हैं कि जम्मू के अंदर लोगों के हक जो है वो कहीं ना कहीं छीने सरकार ने। इसके बारे में क्या कहोगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना सही नहीं है कि बाहर के लोग अधिक लग रहे हैं। अगर आप आंकड़े भी देखें तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो हमें पता चला, तो कोई एक जगह पे कोई बाहरी व्यक्ति अगर अपॉइंट हुआ तो उसी तरीके के आंकड़े हैं। तो 99.9% केसेस में तो जो यहाँ के डोमिसाइल्स हैं वही यहाँ पे नौकरियों में भी और बाकी तमाम जगहों पे भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आप किसी राज्य में ये नहीं देखेंगे कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बाहर के किसी राज्य की आके वहां पे डोमिनेट कर रही है गवर्नमेंट सर्विसेज में। गवर्नमेंट सर्विसेज में तो आपने देखा कि अभी तो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गैजेटेड सर्विसेज हो या नॉन गैजेटेड सर्विसेज हो। तो जिस तरीके की प्रोटेक्शनिज्म जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे उस तरीके की केंद्र सरकार ने पोस्ट एब्रोगेशन दी है। तो मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरीके की नीतियां केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में लागू कर रही है और पूरे देश में लागू कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आया भी है और काफी और कम होगा भी, सिचुएशन इंप्रूव होगी। आज ही कल ही आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख नौकरियां जो एक्चुअली उन्होंने प्रदान की हैं उसका आंकड़ा शेयर किया, और 70 या 71 हजार के करीब तो कल ही अपॉइंटमेंट लेटर्स उन्होंने बांटे। तो सरकार के प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा भी जो सेक्टर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वहां पे भी इस तरीके का इनेबलिंग एनवायरनमेंट इस सरकार ने पैदा किया है जिससे इन्वेस्टमेंट एनकरेज हो, और इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। आप जानते हैं ये तो एक पूरा साइकिल है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर के संबंध में भी स्किल डेवलपमेंट पे जितना जितनी प्रायोरिटी स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट को लेकर सरकार ने रखी है, उसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी प्राइवेट फैक्ट्रीज भी हैं जम्मू कश्मीर में, इंडस्ट्री जितनी भी प्राइवेट है, तो वहां पर भी जम्मू के जो स्किल्ड लोग हैं उन्हें नौकरियों के अवसर मिलेंगे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एक मिसिंग लिंक था। कोई भी इंडस्ट्री अगर जम्मू में सेटअप होगी, वो बाहर का व्यक्ति सेटअप करे, जम्मू का व्यक्ति सेटअप करे, तो ऑब्वियसली उस इंडस्ट्रियलिस्ट को रिक्वायरमेंट स्किल्ड लेबर की रहेगी, कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए काम करने की। तो उस दिशा में सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट को लेके काम किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है और बढ़िया से चल रहा है। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
मुझे लगता है कि जब एक सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की इन स्कीम्स के माध्यम से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, इक्विप्ड हो जाएगी, स्किल्ड हो जाएगी, तो फिर ये शिकायत भी हो जाएगी कि यहाँ की इंडस्ट्री में बाहर के लोगों को नौकरियां दी जाती है। सर, आपने देखा कि कितना खून खराबा जम्मू कश्मीर के अंदर था, मिलिटेंसी का दौर था, पत्थरबाज थे। अब कहीं ना कहीं मतलब बहुत एक अच्छी दिशा की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहा है और अब फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार का गठन हुआ है, एनसी की सरकार बनी है। तो किस तरह की उम्मीद करेंगे, किस तरह के काम ये सरकार जो है अभी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करेगी? देखिए, विद कॉशन ही जम्मू के लोगों को चलना पड़ेगा। जो जम्मू खित्ते के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। एनसी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, और अब तो एनसी और कांग्रेस का भी उन्हें समर्थन है और तमाम इंडिपेंडेंट्स जो हैं उन्हीं की सरकार है जी। तो देखिए, पैराडाइमल इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर में। इंस्टीट्यूशंस, फिर व्यक्तियों की सोच इस तरीके की है कि जम्मू सौतेला बेटा ही है जम्मू कश्मीर में। तो इस पे चेक रखने के लिए जम्मू संभाग के लोगों के राइट्स को सुरक्षित करने के लिए ही लोगों ने भाजपा के 29 एमएलए बना के असेंबली में भेजे हैं। पार्टी पे पूरे तरीके से विश्वास पुनः जताया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हेल्दी ऑपोजिशन की तरह एक सशक्त आवाज राष्ट्रवाद की और देश की जम्मू कश्मीर में भाजपा के एमएलए उस तरीके का दायित्व का निर्वहन करेंगे और वो कर भी रहे हैं। पहले असेंबली सेशन में आपने देखा कि किस तरीके से वो लोग जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। असेंबली को इस्तेमाल करके अपने सिनिस्टर प्लान्स को जो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे उसे किस तरीके से बस्ट किया और एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने कि देखिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कैसी ताकतों का कब्जा हुआ है। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ, लेकिन हमें डेमोक्रेसी की ये सबवर्जन भी समझनी पड़ेगी कि डेमोक्रेटिक रूट्स से ही ऐसे लोग जो देश में विश्वास नहीं रखते हैं वो हमारे ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस जाते हैं, फिर अंदर हमारे ही कानूनों का इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके ऐसे काम करने का प्रयास करते हैं जो देश की मूल जो सोच और भावना है उसके विरुद्ध हो। और ऐसा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भाजपा ने हमेशा किया और इस बार भी असेंबली में आपने देखा किया। इस सबवर्जन को रोकने का काम भाजपा के विधायकों ने किया है और बहुत वो बधाई के पात्र हैं जिस तरीके से उन्होंने असेंबली में एनसी की, पीडीपी की, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की, कांग्रेस की जो कुचाल थी, गलत चाल थी, उसे नहीं सफल होने दिया। तो अभी एक कांग्रेस ना आज भी देखा कि कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया अमित शाह के खिलाफ, जो BR अम्बेडकर के खिलाफ उन्होंने जो क्या वो बयानबाजी की है, और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए, प्रोपेगेंडा पे चलने वाले लोग हैं, झूठ बार बार बोलने वाले लोग हैं। गृहमंत्री जी का आप अगर बयान देखेंगे तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से कांग्रेस ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम बार बार लेते हैं उनके जीवन काल में उन्हें प्रताड़ित करते थे, उन्हें ह्यूमिलिएट करते थे, किस तरीके से उन्होंने उनका अनादर किया। तो गृहमंत्री का बयान तो बिल्कुल साफ है कि आप आज खड़े होके अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन जब अंबेडकर जी जीवित थे तो आपने उनके साथ क्या किया? उनका जीवन लीला समाप्त होने के बाद भी उनके विचारों के संबंध में आपने क्या किया? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन भी देश का बना रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, हेड थे, उस समय भी किस तरीके से पंडित जी ने, जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री रहे पहले हमारे, उन्होंने किस तरीके से इंटरवीन किया और किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अपनी मर्जी का करने नहीं दिया गया, इसमें वही है जो नेहरू जी ने इम्पोज किया या कांग्रेस ने इम्पोज किया। तो गृहमंत्री जी के बयान में वो तमाम इंस्टांसेस हैं, 8-10 के करीब अगर आप सुनेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाबा साहेब का अनादर करती थी कांग्रेस। तो उसे तोड़ मरोड़ के कुछ हिस्सा शुरू का उठा के जहां पे वो कह रहे हैं कि आप अंबेडकर का नाम बार बार लेते हैं, केवल उतना ही दिखा के लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता अब इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसती है क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं आपके माध्यम से भी सबसे निवेदन करूंगा कि गृहमंत्री जी का पूरा वो बयान सुने, उसमें वो कांग्रेस के परखच्चे उड़ा के, जो एक संज्ञा में उसको दूं तो उन्होंने उड़ाए हैं वहां पे और एक्सपोज किया है तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनके जीवन काल में न केवल उनके विरोध में रहते थे बल्कि उनका अपमान भी करते थे।
उसी को एक्सपोज किया है। और मैं बधाई देता हूं देश के गृह मंत्री को कि पहली बार पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरीके से दहाड़ के उन्होंने ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करने का प्रयास किया, उनके उनके इतिहास में जाके उन्हें एक्सपोज किया है। जी। अब सर आखिरी सवाल कि जम्मू कश्मीर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन इतनी कुछ गलत चीजें इधर घटित हो रही हैं, पिछले भी हुई चोरियां, डकैतियां, मर्डर, बहुत से फ्रॉड आम गरीबों के साथ। तो किस तरह से देखना चाहोगे इन चीजों को, कैसे दूर होंगी ये चीजें? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा इंप्रूव होते रहना चाहिए। आइडियल सिचुएशन की तरफ बढ़ने की दिशा में ही प्रयास रहने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, ये सब चीजें केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस के माध्यम से करने का सफल प्रयास किया है। पत्थरबाजी आपने शुरू में कहा, वो बंद हुई, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज है। मास एजिटेशन जो हिंसक होती थी, हिंसक मास एजिटेशन पे कंट्रोल लगा, हिंसा का कोई स्कोप नहीं है, बड़े अच्छे से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सिचुएशन को हैंडल करती है, प्रिवेंटिव तरीके से नहीं होने देती है। फिर आपने देखा किस तरीके से आईईडीज और तमाम ये असला और ये इस तरीके के लगातार बरामद हो रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत बढ़िया से काम कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें खुला हाथ मिला है। खुला हाथ इसलिए मिला है क्योंकि वो केंद्र सरकार के नीचे रह के उनके आदेश का पालन करके काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी। इसलिए आतंकवाद पे भी कंट्रोल आया है, और जो पेटी क्राइम्स में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। और पेटी क्राइम्स में खासकर जैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से यहाँ पे सेटल करवाए गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम केंद्र सरकार ने किया। आपने देखा पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कि किस तरीके से खबरें बाहर आ रही है कि किस तरीके से इन्हें बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली के कनेक्शन काटने की बात हो, पानी के कनेक्शन काटने की बात हो, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, इसमें केंद्र सरकार कार्य कर रही है। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से एनसी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो, किस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और फॉरेनर्स एक्ट के तहत जिन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए और जिन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज ने टिकिंग टाइम बॉम्ब की संज्ञा दी है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा बताया है, उनके समर्थन में खड़े होने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि देश की जो जनता है वो अब इन दो वर्टिकल्स को देख रही है। एक देश को मजबूत करने वाली ताकत है, एक देश को अंदर से खोखला करने वाली ताकत है। तो भाजपा ने हमेशा ये साबित किया है कि देश को मजबूत करने के लिए वो विषयों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्य करने का, काम करने का, समर्पण भाव से काम करने का प्रयास करते हैं और सफल प्रयास करते हैं। यही कारण है कि देश के लोगों का प्यार, देश के लोगों का विश्वास, अटूट विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी पे है, भारतीय जनता पार्टी पे है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आरएसएस हो, भाजपा का पूरा परिवार हो, इन संगठनों के माध्यम से पूरे प्रयास करके हम भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में 2047 तक बिल्कुल सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद।